अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था एक मैंने स्प्रिंग 23 का, और उसमें मटेरियल वाला एक पॉइंट जरा डिफरेंट था। क्या होगा, मटेरियल वाला पॉइंट समझा रहा हूं। स्प्रिंग 23 क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, इसमें मटेरियल वाला पॉइंट समझा रहा हूं। टोटल कितने यूनिट्स हैं? 1 लाख। एक बैच में 25,000। इसका मतलब 4 बैचेस में काम होना है। पहले बैच का डाटा दिया हुआ है, और जो पहले बैच के डाटा में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है जितना मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ, और उसके साथ ब्रैकेट में 63,000 kg लिखा हुआ है। तो पहले बैच का जो प्रोसेस प्रोडक्शन होगा, इसमें इनपुट होंगे 63,000 kg, और फिर इसमें लॉस होगा, तो प्रोडक्ट निकलेगा जिसका इतना वजन होगा। अच्छा, एक तो मैं आपको ना इस सवाल का तो जवाब दे ही रहा हूं, लेकिन एक और वैरायटी भी बता के डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या होता, वो भी एक वैरायटी बताऊंगा। पहले बैच में इतना इनपुट होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा लॉस होगा 5%। लेकिन इस सवाल में बाकी नॉर्मल सवालों से डिफरेंट ये काम है कि 5% ऑफ व्हाट? आउटपुट का। 5% ऑफ आउटपुट। ये इतना सीधा सीधा तो नहीं लिखा हुआ 5% ऑफ आउटपुट, ये लिखा हुआ है कि 5% ऑफ उतना मटेरियल जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा। ये मतलब है 5% ऑफ आउटपुट का। और प्रोसेस कॉस्टिंग के ना गालिबन कोई 1-2 सवालों में ऐसा हुआ है। तो 63,000 में से एक्स का 5% माइनस होगा तो आउटपुट निकलेगा। तो यहां से हमें पता चलेगा कि आउटपुट यानी प्रोडक्ट का वजन कितना होगा? 60,000 kg। अब हर बैच में जो 25,000 यूनिट्स बना करेंगे उनका वजन है 60,000 किलो, और अगले बैच में लॉस कम हो जाएगा तो वजनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे, फिर इनपुट कम कर लेंगे। तो पहले बैच में इतना प्रोडक्ट वजनी होगा जिसके लिए इतने किलो इन मटेरियल डालना पड़ेगा। सेकंड बैच में प्रोडक्ट का वजन तो अब भी कितना रखना है? 60,000। लेकिन अब की बार लॉस 10% कम हो जाएगा। 10% कम हो जाएगा, यानी 5% से -5% पे चला जाएगा। 5% से -5% पे नहीं चला जाएगा, 10% कम हो जाएगा। है? ये जो 3,000 किलो लॉस था पहली दफा में, इस 3,000 किलो में कमी हो जाएगी। अब रह जाएगा इतना। तो फिर इनपुट कितना? और ये बार बार इनपुट निकालने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। हम इसको ऑफिशियली बस ऐसे कर सकते हैं कि बैच 1 का इनपुट, लॉस और आउटपुट ये एक दफा निकाल लें। जब ये एक बार निकाल लिया तो उसके बाद ये कर लें कि टोटल मटेरियल इनपुट फॉर 4 बैचेस। प्रोडक्ट का वजन कितना होगा? 60,000 किलो, 2,40,000 किलो, और वेस्टेज वाले का वजन कितना करेगा? पहले में 3,000, दूसरे में 2,700, तीसरे में 2,700 का 90%, और चौथे में इसका इतना टोटल किलो वेस्ट हो जाना है 31। तो टोटल हमें इन 4 बैचेस में मटेरियल डालना पड़ेगा 250,317 किलो, जो कि 600 रुपए किलो होगा। तो दिस इंटू 600 करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ये इस सवाल में लॉस वाला पॉइंट था।
जिन्होंने भी किया है स्प्रिंग 23 क्वेश्चन नंबर 1 मटेरियल में, और कोई एतराज? जिन्होंने भी किया है, किन्होंने किया है? चल ठीक। लेबर में मसला नहीं, वेरिएबल ओवरहेड में, वेरिएबल ओवरहेड में भी नहीं थे, तो 20% निकाल दिए तो फिर पीछे वेरिएबल रह गए ना, तो 20% फिक्स्ड में एतराज होगा। मैंने जो परसों सवाल पूरा किया था, परसों या कल परसों, उसमें भी ना मैंने आपको वो खास रीजन नहीं बताई थी, बस ये कहा था कि डेप्रिसिएशन में लिख रहा हूं, रीजन इसकी बाद में आएगी। तो बस यही जवाब मेरा भी है कि इसमें जिन्होंने 20% के साथ शुरू किया है, इसको क्यों शामिल नहीं किया बाद में रीजन, बस मेनली ये मैंने आपको मटेरियल और लेबर ही करवाना था। स्प्रिंग 23 डन। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक और वैरायटी सुबह वाली क्लास में समझा रहा था, और पहले मैं वो गलती में वो वैरायटी समझा गया, फिर वो देखा सवाल में तो कुछ और लिखा हुआ था, तो बस फिर बेहतर ही हुआ होगा। तो मैं आपको इसकी एक और वैरायटी बताता हूं कि अगर सवाल की वर्डिंग ऐसी होती तो फिर क्या करते। स्प्रिंग 23 से रिलेटेड ही आपको एक वैरायटी और बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है टेस्ट। अच्छा, उससे पहले ना एक और बात सुन लें, ये शायद पहले किसी ने पूछी भी थी बात, इससे हटके एक और बात बता रहा हूं। अगर 2021 में सेल प्राइस थी 200 रुपए, तो 2022 में कहा जा रहा है कि ये इंक्रीज कर जाएगी 4%, तो 2022 की प्राइस कैसे निकालें? 200 को 4% बढ़ाना है ऐसे। इसी तरह से अगर 2021 में फिक्स्ड कॉस्ट थी 2 लाख और 2022 में कहा जा रहा है कि इसको इंक्रीज करना है 3%, तो अब 2022 की फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? 2 लाख। ये काम हम करते आ रहे हैं। लेकिन अगर कहा हुआ है कि 2021 में कमीशन 5% थी और 2022 में इंक्रीज कर देना है 1%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2022 की कमीशन क्या हो जाएगी? 6% या फिर 5% इंटू 1.01। जब कोई अमाउंट होती है ना, रुपीस या इवन के यूनिट्स, और उनको परसेंटेज बढ़ाने कम करने की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये करते हैं। लेकिन अगर एक चीज है ही परसेंटेज में और उसको बढ़ाना है परसेंटेज, तो वो सिंपली एडिशन ही होती है। नहीं सही बता सका, एक मिसाल और देता हूं। एक बैंक का लोन था, इंटरेस्ट रेट 12%, अगले साल वो 1% बढ़ा रहे हैं, तो 13%, या ये करेंगे 12% इंटू 1.01, ये तो नहीं करेंगे ना, 13% कर देंगे, क्योंकि एक चीज है ही ओरिजिनली परसेंटेज में और हम कह रहे हैं कि इसमें इतने परसेंट इजाफा हो जाएगा, तो सिंपली एडिशन है। लेकिन अगर एक रुपीस या क्वांटिटीज यूनिट्स थे और उसमें परसेंटेज इजाफा है, तो वो इस तरह से हो रहा है। ये फर्क आया? पक्की बात है, समझ? अब इस सवाल से रिलेटेड एक वैरायटी बताने लगा हूं। स्प्रिंग 23 में जो कहानी लिखी है ना, उससे रिलेटेड एक वैरायटी बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो उसको हम कैसे हैंडल करते। बल्कि नहीं रहने दे, नहीं, नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं काम है, बस ये इतनी बात काफी। कल मैंने पहुंचाया था आपको रेलिवेंट कॉस्ट में मटेरियल समझा रहा था। प्राइसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर बता रहा था। उसके बारे में अगर किसी ने कहानी लिखी थी अपने अल्फाज में, किसी ने भी लिखी थी, तो जरा आप पढ़ के देखें क्या आपको समझ आ रहा है क्या लिखा था। नहीं, यस नहीं, पढ़ के देखें, क्योंकि अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो फिर 15 दिन बाद कैसे आएगा। फिक्स कॉस्ट मैंने कहा रहने दें अभी, नहीं फिक्स कॉस्ट वाली बात रहने दें अभी, तंग हो जाए, हो लें थोड़ा तंग। इन दोनों सवालों में फिक्स वाली बात को फिलहाल छोड़ दें। मैंने भी रेलेवेंट कॉस्टिंग शुरू किया ना ये। अच्छा, बल्कि रेलेवेंट कॉस्टिंग से याद आया, आप में से खैर कुछ खुद भी बच्चे पुराने हैं और काफी पुराने हैं, और कुछ हो सकता है जो अपने हॉस्टल फेलोज या अपने सीनियर से सुनते हो, तो हो सकता है कोई आपको पूछे कि तुम्हारे टीचर ने रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ा दिया है। तो आईकैप की बुक में ना ये 2 अलग अलग चैप्टर थे, रेलेवेंट कॉस्ट्स के नाम से अलग था और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स अलग था। मैंने उनको मिला के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कहा हुआ है, तो हम यही है जो पढ़ रहे हैं।
अच्छा क्या बताने लगा था, हाँ, ये जो मैंने 5 टाइप्स लिखी थी और उनमें से पहली टाइप बताई थी प्राइसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर। इसका कॉन्टेक्स्ट ये बताया था, जिन्होंने अभी तक कोई कहानी नहीं लिखी बेशक आप लिख लें, कि बिजनेस का जो मेन प्रोडक्ट है, बिजनेस अपने रेगुलर खर्चे उससे पूरे करता है और उसकी प्राइसिंग नहीं आपसे टेस्ट होती। एक बिजनेस के मेन प्रोडक्ट की ना प्राइसिंग नहीं आपसे टेस्ट होती कॉस्ट में, वो तो आपके स्कोप की भी चीज नहीं है। वैसे मैं आपको कहानी पूरी बता रहा था कि बिजनेस ने जो अपने मेन प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी होती होगी तो उसमें वो सारे खर्चे करता होगा पूरे। अगर उसको कोई मेन काम से कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कोई वन ऑफ, कोई स्पेशल असाइनमेंट मिले और उस पर उसने अभी हां नहीं किया है, हां नहीं किया तभी तो डिसीजन मेकिंग है, अभी हमने हां या ना करना है, तो फिर वो सारे खर्चे उससे पूरे नहीं कर रहा होगा, सिर्फ वो खर्चे पूरे करेगा जो इसकी वजह से एक्स्ट्रा पड़ेंगे, जिनको हम कहते हैं रेलेवेंट फॉर दिस ऑफर। ये मैंने कल आपको बात बताई थी। और फिर इसमें तफसील पढ़ानी ये शुरू की थी कि एग्जाम क्वेश्चन के अंदर बड़ी अजीब अजीब सी सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम में हो सकता है कि इसके लिए इतने किलो मटेरियल चाहिए, इतना पहले पड़ा हुआ है, इतना और लाना पड़ेगा, जो पहले पड़ा हुआ है उसके लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तो इस तरह की ना अजीब अजीब सिचुएशन हुआ करेंगी। तो उनमें रेलिवेंट कॉस्ट ढूंढने के लिए है तो बेस वही 4 पॉइंट्स। क्या 4 पॉइंट्स? इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा, इस जॉब की वजह से जो इनफ्लो होगा, एक इनफ्लो होना था इसकी वजह से जाया हो जाएगा, एक आउटफ्लो होना था इसकी वजह से बच जाएगा, है यही 4 पॉइंट। लेकिन मैंने उनको मुख्तलिफ, सिर्फ मैंने नहीं, अक्सर किताबों में होता है, मैंने इसको कोई 12-15 सिचुएशंस बना के ना फार्मूले लिख दिए हैं। अगर आप वो याद कर लेंगे तो फायदा होगा, पेपर में सवाल करते हुए टाइम बचेगा। तो ये वो 12-15 सिनेरियोज हैं जो पढ़ाने लगा हूं। डिटेल्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट की हेडिंग दी थी मैंने और पेज नंबर 262 से बात शुरू की थी और एक मिसाल समझाते हुए शुरू किया था कि हमें 500 200 पता नहीं कितने 200 चेयर्स 500 चेयर्स क्या लिखा था मैंने, 100 छोटी छोटी चेयर्स बनाने का एक, हाँ, एक 100 चेयर्स बनाने का हमें एक काम मिल रहा है, अभी हाना नहीं की है। उसके लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जिनमें मैंने मटेरियल लिखा था कुछ किलो, पता नहीं 210 किलो, फिर लेबर के आर्ज लिखे थे, और भी चीजें चाहिए होंगी। तो अब हम करने ये लगे हैं कि इन 100 चेयर्स के अगर कस्टमर हमें पैसे दे रहा है पूरी 100 चेयर्स के 80,000, तो हमने देखना है कि हां करें या ना करें। तो प्रॉफिट हुआ तो हां कर देंगे। तो इसमें से माइनस करने के लिए क्या फिगर्स यूज करनी है? इन रिसोर्सेज की रेलेवेंट कॉस्ट। अब वो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होंगी ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है सारा जो सब बताने लगा। ओके, अच्छा, इसमें ना बाद में बच्चे ने सवाल पूछा था, वो खैर बच्चा गहरा सोचता है, इसलिए अगर आपको सवाल समझ ना आए तो रहने देना, जिसको समझ आ जाए वो सुन ले, बाकी इग्नोर कर देना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये कैलकुलेशन सिर्फ ये जानने के लिए हो रही है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इन रिसोर्सेज की रेलेवेंट कॉस्ट। और कल थोड़ी बहुत तो बातें बताई ही थी, जो फिजिकली पड़ा हुआ मटेरियल हम इस जॉब पे यूज कर लेंगे तो वो कितने का खरीदा था, ये रेलेवेंट है। इसकी वजह से और कितना खर्चा होगा, ये रेलेवेंट है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हां या ना करने की जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है। असल में जब ये होगा काम, असल में जब ये मटेरियल फिजिकली इस पे लगेगा तो बुक्स में एंट्रीज कौन सी अमाउंट पे होंगी? वो रेलेवेंट कॉस्ट पे नहीं होंगी। वो जो बुक्स में आ रही होगी इन्वेंट्री, वो उसके ऊपर ही होंगी। यानी वो पड़ा हुआ मटेरियल जब इस जॉब पे लगना शुरू होगा तो ये वाली वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? जितनी कॉस्ट पे वो बुक्स में आ रहा था। तो एंट्रीज करते हुए वो सारी एक्चुअल कॉस्ट ही इस्तेमाल हुई होंगी। ये रेलेवेंट कॉस्ट हम किस लिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ डिसीजन लेने के लिए कि करना है काम के नहीं करना, बस। उसके बाद ये पेज फाड़ के फेंक दे, इसका काम खत्म हो गया, जाने दे, ऊपर से जा रहा तो जाने दे। तो हम जो रेलेवेंट कॉस्ट ले रहे हैं ये डेबिट क्रेडिट के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम ये असेस करना चाह रहे हैं कि काम अच्छा है कि नहीं। एक बार असेस कर लिया और हां करके जब फिजिकली काम शुरू हो जाएगा तो चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो, चाहे इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो, वो वही है जो पहले चैप्टर में पढ़ते रहे। रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ इवैल्यूएशन करने के लिए होती हैं, बस, ठीक है। तो कल मैंने जो किया था उसका एक रिकैप दे देता हूं। हमने ये पढ़ा था कि, और मैंने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ाना शुरू किया था कि हम ये देखेंगे जो मटेरियल चाहिए वो हमारे रेगुलर यूज का है या नहीं है। अगर रेगुलर यूज का है तो फिर देखा था कि स्टॉक में है या नहीं है। अगर स्टॉक में नहीं है और इस जॉब पे यूज करना पड़ा तो एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा, जितने का अब हम लेके आएंगे, चाहे खरीद के चाहे बना के। और अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो बेशक हम वही पड़ा हुआ स्टोर से निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसकी वजह से और खरीद के लाके स्टोर में रखना पड़ेगा। तो चाहे स्टोर में है चाहे नहीं है, रेगुलर यूज का मटेरियल हुआ तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुई कि अब लाएंगे तो कितने का मिलेगा। और रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में नहीं है तो क्या रेलेवेंट होगा? जो अब हमें खरीदने का खर्चा पड़ेगा। इन तीनों के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट का आंसर सेम है, क्या? कि अब क्या खर्चा होगा। और आखिरी बात की थी कि अगर ये स्टॉक में है, ये मैं दोबारा समझाता हूं।
ये वाली बात दोबारा समझाता हूं, क्योंकि आधी हुई थी बात, मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए फिर ये दोबारा शुरू से समझाता हूं। अच्छा जी, इससे पहले थोड़े से हौसले के लिए आपके भी और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, एक तो आप भी और ऑनलाइन वाले भी बार बार ये ना पूछना कि कोर्स कब खत्म होगा, ठीक है? अरे मैसेजेस रोज आते हैं तो पूछ कह रहा हूं ना, मुझे फिर रोजाना कहना पड़ता है। ये जब सेशन एंड होता है ना, बल्कि आप इसकी मिसाल समझें, जब आप पेपर दे रहे होंगे और या पहले कभी पेपर दिए हैं उसके हिसाब से सोच लें। पेपर शुरू हुआ है और उस वक्त कोई 2 4 5 मिनट किसी वजह से जाया हो रहे हैं, कोई शीट मांगी थी आप लोगों ने, शीट नहीं दी है, या वो अटेंडेंस लगवाने आ गए हैं, तो शुरू में 2 4 मिनट का जाया होना और आखिरी 10 मिनट में 2 4 मिनट का जाया होना, बहुत फर्क होता है ना। तो सेशन एंड पे ना अजीब अजीब परेशानियां होती हैं, प्रेशर होता है, शैतान पे मुझसे भी डालता है। अब उस आखिर में होगा क्या? आपको लगेगा कि सर आखिर में आके क्या एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहे हैं, पहले ही ढंग से पढ़ा लेते, है ना? यस सर ना। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अब आपके लिए इसमें क्या मसला होगा वो समझाने लगा। शुरू से लेके मैंने अब तक आपको ये बताया है कि एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, उसमें जहां जहां मौका मिला लगाते भी रहे एक्स्ट्रा क्लासेस, और सबको साथ लेके चलने की कोशिश, समझाना, कुछ चीजों पे ज्यादा टाइम इसलिए लगा देना कि साथ चल रहे हैं, कोशिश करता रहा। बहरहाल आई ट्राइड। अब एंड पे आके 3 हल हैं। एक तो यह है कि बस टपाएं और क्लोज करें, खत्म करें, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं करना। इसके बाद रह गए 2। एक हल यह है कि ऐसे ही चलते जाए और 10-12 क्लासेस तो मुझे कम से कम चाहिए। और क्या तारीख है आज? 2 अगस्त। तो ठीक है, 14 अगस्त को झंडा झंडा लगा के ही जाएंगे। और तीसरा हल यह है कि FR2 की मेरी कल से आज क्लास खत्म है, तो अगर आप लोग हिम्मत करें और आप लोग 1:30 बजे आ जाएं और हम लोग ये अगले को 5-6 दिन डबल पढ़ लें। उसमें पढ़ाऊं समझाऊंगा, सारा बढ़ाना नहीं है, समझाना ही है। और चलो उसमें मैक्सिमम ये कर लूंगा कि अगर किसी टॉपिक के 3 सवाल होमवर्क देने तो 1 दे दूंगा, इस तरह से चल लेंगे। लेकिन करना तो बेटे है, मिलके कोशिश तो करनी है। तो हम कल से कर लें डबल। अब ये इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना बैठ के कि भाई ये तो ये क्या बात हुई, शुरू से ही ठीक कर लेते, आप अगर वैसे सोचेंगे ना मैकेनिकली, तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि वो फलाना ओवर को ऐसे खेल लेता, फिर अगर बाबर आदम ने ऐसे ना किया था तो ऐसे कर लेता। ये बहुत कुछ सोचा जा सकता है बाहर बैठ के, लेकिन सेशन के अंदर पढ़ाते हुए क्या होता है, क्या क्या मसाइल आते हैं, वो सेशन के अंदर ही होता है। अब अगर आप एंड पे आके ये सोच रहे होंगे ना, ये अब वो जुमला जिसके लिए मैं आपको सारी बात बता रहा हूं कि नहीं पहले ऐसे कर लेते, ये क्या बात हुई, अब डबल क्लास ले रहे हैं, तो अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना, तो आपने अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि बस अब मैं समझ गया, मुझसे नहीं होना। ये एंड पे आके हिम्मत नहीं छोड़नी। सबने नहीं, मैंने कोशिश की, आप भी सब साथ साथ चलते रहे, आगे भी थोड़ा सा टाइम रह गया, हौसले से चल लें, हिम्मत आगे छोड़ नहीं जाना हार के, ठीक है? तो कल से हम फिर डबल क्लास कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप 3 दिन बाद फिर पूछें अच्छा सर अब तो डबल कर लिया, अब तो इतवार को फारिग कर देंगे ना। हो सकता है फिर भी शायद मंगल लग जाए। मंगल को क्या मरने वाले हो गए हैं। अच्छा, आपको कौन मजबूर कर रहा है कि आप जब मैं क्लासेस खत्म करूं उसके बाद आप जाकर अपने माइंड की सेटिंग चेंज करें, फिर आप लोग कपड़े बदलें, फिर आप लोग गुस्ल करके अपने अंदर नियत लाएं कि अब मैं एग्जाम की तैयारी करने शुरू करने लगा हूं। कर लेना भी साथ साथ शुरू। हो सकता है मंगल नहीं बुध हो जाए, हो सकता है पीर को फारिग हो जाए, हो सकता है। बात तो यह है कि डबल करने, और हो सकता है पीर को खत्म हो जाए। पीर को क्या तारीख है? 7। तो नहीं 6 इतवार को है, 6 इतवार को है मेरे ख्याल में। हाँ है 6 इतवार को है। हो सकता है पीर को फारिग हो जाए, हो सकता है मंगल को फारिग हो जाए, हो सकता है बुध को फारिग हो जाए। बस अब यह है कि कोशिश करके अच्छा बस कंप्लीट करना, ठीक है? तैयार है? ये बात बताता हूं दोबारा से। मटेरियल हमारे रेगुलर यूज का नहीं है। कौन सा मटेरियल, किसकी बात हो रही है? हमें इस जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए उस मटेरियल 210 किलो की बात हो रही है कि वो हमारे रेगुलर यूज का नहीं है, लेकिन सम हाउ स्टॉक में पड़ा हुआ है। हो सकता है पहले कभी काम का होता था, हो सकता है पहले भी शायद कभी कोई ऐसा ऑर्डर आया था तो बचा पड़ा हुआ है। अब अगर वो स्टोर में पड़ा हुआ है और इस जॉब पे यूज कर लिया, तो अब इस खाली जगह पर और लाके रखना पड़ेगा? नहीं, अब और तो लाना नहीं है। तो फिर हम बिजनेस है इस स्टॉक में पड़े हुए का यकीनन हमने कोई ना कोई हल सोचा हुआ था। उस हल से हमें अगर ये जॉब ना होती तो कोई इनफ्लो हो जाना था। प्रॉफिट और डिस्पोजल नहीं कह रहा, इनफ्लो हो जाना था। ठीक है, बच गए। अच्छा हाँ, वो भी ऑन होना है।
चले खैर अभी जुबानी बोल रहा हूं ना, इधर हो जाता हूं। भूल क्या रहा था मैं। हाँ, जो स्टॉक में पड़े हुए हैं अगर हमने यहां यूज ना किए तो हमने कोई हल सोचा हुआ था जो इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब हम वो हल नहीं करेंगे तो वो इनफ्लो होना था वो अब नहीं होगा, तो उस कुर्बानी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, वो कुर्बानी हो सकती है आपको सवाल में 2-3 ऑप्शंस की शक्ल में दी हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टॉक के अंदर 200 किलो पड़े हुए हैं और ये मटेरियल ए है, कोई जो हमें इस जॉब के लिए चाहिए वो पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर 200 किलो मटेरियल ए। अगर इस जॉब पे इसको इस्तेमाल ना करते तो मैनेजमेंट ने इसका एक हल ये सोचा हुआ था कि इसको बेच देंगे, और बेचेंगे अगर तो ये बिक जाएगा 180 का, लेकिन कुछ खर्चा होगा तो बिकेगा, तो इस पे 15 खर्च करना पड़ेगा। एक हल मैनेजमेंट ने यह सोचा हुआ था। और मैनेजमेंट ने एक और हल यह सोचा हुआ था, अच्छा जिनके बड़े बहन भाई हैं शायद उनके साथ ये जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हुआ हो, जब बड़े बहन भाई बड़े हो गए और उनके कपड़े साथ बड़े ना हो सके तो उन कपड़ों का क्या हुआ, छोटे बहन भाई को काम आ गए, और अगर साइजेस डिफरेंट थे हैं तो अल्ट्रेशन करा ली, कुछ ने तो वैसे ही मलंगों की तरह पहन लिए और कुछ ने अल्ट्रेशन करा ली। तो इससे फायदा क्या हुआ अब्बा जी को, कौन सी कॉस्ट बच गई? वो जो छोटे बच्चे के कपड़े खरीदने थे वो खरीदना बच गया, यानी फायदा क्या है कि वो छोटे कपड़े खरीदने के पैसे बच गए। तो अगर इस मटेरियल जो कि हमारे काम का नहीं है पड़ा हुआ है बेच दे तो ये होना है। एक और हल ये सोचा हुआ है, ये इसी क्लास में हो रहा है कुछ, चले गलती से हो गया होगा। एक हल ये सोचा था कि इसको हम एक और मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू एक और इंपॉर्टेंट मटेरियल, मटेरियल बी। ड्राई करके, उबाल के, कुछ और किसी भी तरीके से करके इसको मटेरियल बी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन मटेरियल बी बनेंगे इससे 120 किलो, ड्राई करने से कुछ इतने बनेंगे। लेकिन अगर वो बड़े बहन भाइयों के कपड़े एडजस्ट कराएंगे तो एडजस्टमेंट पे तो खर्चा होगा ना, तो ऐसा जरूर कर सकेंगे, लेकिन बी बनाने में खर्चा भी होगा। और ये जो बी बनाएंगे, बी मार्केट से मिला करता है इतने का, और हमें ये सारा काम करने पे खर्चा होना था 1700 रुपए, ये खर्च होने थे। एक हल सोचा हुआ था कि इसको बेच आते, और एक हल ये सोचा हुआ था कि इसको हम मटेरियल बी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अच्छा, ये बात हो क्या रही थी? बात ये हो रही थी कि अगर जो हमें मटेरियल चाहिए जॉब के लिए वो रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में है, तो फिर अब हम इसको अगर इस जॉब पे यूज कर लें तो और लाके स्टोर में रखना पड़ेगा? नहीं, तो फिर इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी कि इसका जो हल सोचा हुआ था वो कुर्बान करना पड़ेगा, तो वो कुर्बानी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, और उस कुर्बानी को इंग्लिश में कह रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं ये बताने लगा हूं कि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सवाल में पहचानने के लिए आपको हो सकता है मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए, जिनमें से तीसरा मैं बगैर समझाए लिखूंगा, वो लेबर के बाद समझा सकूंगा। समझा ये दो रहा हूं। एक सिनेरियो हो सकता है कि हम इसको जाके कहीं बेच दें इतने का, एक हो सकता है कि इसको हमने सोचा हुआ था कि मटेरियल बी में कन्वर्ट करा लें, उससे ये होना था, और एक हल हमने और सोचा हुआ था, ये तीसरी बात मैं आपको ना समझाए बगैर बता रहा हूं कि हम इस ए से कोई और प्रोडक्ट बना के वो प्रोडक्ट बेचते और उस प्रोडक्ट पे इतना कमा लेते। एक हल ये सोचा हुआ था, लिखता हूं भी कितना कमा लेते। तीनों बातें दोबारा, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है ए, अभी इस वक्त 200 किलो पड़ा हुआ है और ये हमारे रेगुलर यूज का नहीं है, और इस वक्त डिस्कशन ही क्या हो रही है कि हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल ए चाहिए, और इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो इससे इनफ्लो होना था वो नहीं होगा, लेकिन अब वो इनमें से कौन सा लेंगे हम? तो इनमें से हमें अकलमंदी में जो हायर है वही लेना है। यानी अगर ये जॉब ना होती तो हम इनमें से कौन सा काम करने वाले थे जिसमें ज्यादा फायदा होना था, वो टोटल कर लेते हैं। इस ऑप्शन पे चलते तो क्या मिलना था? 200 किलो इंटू 165, 33,000, एक ये काम था। इस ऑप्शन पे चलते तो क्या होता? 350 बचता। क्यों बचता? बी परचेज ना करना पड़ता इंटू 200 किलो, लेकिन 1700 खर्च भी करना पड़ता, 40, 300।
और हम एक और हल सोच रहे थे कि इस 200 किलो मटेरियल से एक और तरह का प्रोडक्ट बना लें, जिसको अगर बना लेते और बेच लेते तो इससे हम लोग इतनी कंट्रीब्यूशन कमा लेते। ये 36,000 कैलकुलेट कैसे किया ये अभी नहीं, ये मैं आपको लेबर पढ़ाने के बाद समझा सकूंगा, अभी बस लिख दिया मैंने 36,000। तो हम अगर इस जॉब को ना करते तो फिर हम इस पड़े हुए मटेरियल का क्या करते, ये करते। इसको हम कुर्बानी यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। यानी अगर रेगुलर यूज नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है और इस जॉब पे यूज ना करते तो उसके एक से ज्यादा पॉसिबल हल बताऊं मैं, तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको लेना है, जो इन सब में से हाईएस्ट है। तो दूसरे पेज पे टॉप पे मैंने डब्बा बनाया हुआ है, दूसरे पेज के टॉप पे एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसमें मैंने नंबर 1 ये लिखा हुआ है, नंबर 3 ये लिखा हुआ है और नंबर 2 ये लिखा हुआ है। आप 1 और 3 की कैलकुलेशन भी देख लें, लेकिन इसकी मैंने कैलकुलेशन अभी नहीं समझाई, तो ये डब्बा पढ़ लें सारा। सेल की थी हाँ। इस सारी डिस्कशन में ना ये तो कहीं कंसीडर ही नहीं हो रहा कि ये कितने का खरीदा था, वो तो कहीं रेलिवेंट ही नहीं है, वो तो पास्ट है। रेलिवेंट के अंदर हम सब फ्यूचर ही कंसीडर करने लगे कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, सब होगा यहाँ था कुछ नहीं है। ये वाला और तीसरा वाला मैंने आपको इतनी तफसील से समझाया नहीं है ना, बस आप ये समझ लें कि कंट्रीब्यूशन भी शायद कोई चीज है। लेबर में समझाऊंगा, मटेरियल में इतना आसान नहीं है समझाना, लेबर में निस्बतन आसान है, तो इसलिए अभी इस पे ना दिमाग लगाएं। लेबर कराता हूं उसमें समझा दूंगा। ये और ये समझ आ गया? हाँ बस ये ठीक है, वो वाली चीज जो है ना वो लेबर पढ़ाता तो समझाता हूं। ये डब्बा पढ़ लिया। चले अब आप ऐसा करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने एक सवाल बनाया हुआ है इलस्ट्रेशन 2, उस पे आइए, पेज 267। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ये खुद ही बनाना सवाल, ये कोई बात से पर नहीं है। हाँ जी पढ़ लिया तो डिस्कस करूं। हमें एक स्पेशल जॉब मिली है और उसमें हमें 3 तरह के मटेरियल चाहिए। ये मैं कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 2। इसमें हमें चाहिए 3 तरह के मटेरियल। रिक्वायर्ड क्या है? इन मटेरियल्स की रेलिवेंट कॉस्ट। पहले करते हैं मटेरियल एक्स की बात। मटेरियल एक्स चाहिए कितना? 800 किलो चाहिए और स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 200 किलो पड़ा हुआ है।
टेबल के नीचे पहली लाइन, मटेरियल एक्स रेगुलर यूज का है, तो अब जब रेगुलर यूज का है तो चाहे स्टॉक में पड़ा हुआ है चाहे नहीं पड़ा, सारा का सारा अब खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। तो आखिरी 3 कॉलम में से कौन सा? करंट परचेज प्राइस। ये जो है ना ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, ये है कि जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो कितने का खरीदा था इररिलेवेंट चीज होती है क्योंकि वो तो पास्ट हो गया। और अच्छा एक चीज बताता हूं, शायद आपको कुछ समझ आए, शायद फायदा हो, नहीं तो कोई मसला नहीं। अब मैं ना यहां से ओ यार अच्छा एक बात बता रहा हूं, शायद मीनिंगफुल हो शायद फायदा हो, नहीं तो इग्नोर। अब मैं ना ये चल के यहां तक पहुंचा और अब मैंने फैसला करना है कि यहां से राइट या लेफ्ट। इस फैसले को करने के लिए ये रेलिवेंट है कि मैं गुजर के कहां से आया हूं, नहीं ना। अब हमने देखना है, मैंने देखना राइट क्या है लेफ्ट क्या है, बस ये देखना है। जो गुजर आया वो गुजर आया। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए पास्ट रेलिवेंट नहीं होता, जो अब से ऑनवर्ड होना होता है उसको देख के फैसला करना होता है। इसलिए जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो कितने का खरीदा था इररिलेवेंट बात है। तो मटेरियल एक्स के कितने किलो चाहिए, चूंकि सारे के सारे ये है रेगुलर यूज ही, इसलिए चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, इन पे हम रेट लेंगे कि अब कितने का मिलेगा। 23 18,400 ये हो गया मटेरियल एक्स। नहीं एक ही बात, प्राइस कॉस्ट सेम, ओरिजिनल परचेज कॉस्ट ओरिजिनल परचेज प्राइस एक ही बात है। ये मेरे सवाल लिखने की आप समझ लें कि केयरलेस पॉइंट है, क्योंकि मैंने इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन तो डालनी नहीं थी। हाँ खरीद के लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो भी होगी, जो एक्स्ट्रा खर्च होगा वो रेलिवेंट है। मटेरियल वाई मटेरियल वाई ये रेगुलर हुआ करता था कभी, अब नहीं है। तो पहले रेगुलर होता था अब नहीं है, और अब जब नहीं है तो फिर क्या करना था, तो कुछ भी किसी काम का नहीं है। तो किसी काम का नहीं है तो फिर भी हमने इसको बेच ही देना था। तो अब ये वो हो गया नॉट ऑफ रेगुलर यूज, लेकिन ये उसकी बात हो रही है जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। चाहिए कितना 600, स्टॉक में कितना है, तो जो 200 नहीं है वो तो लाना ही है। वो कितने का लाएंगे 19 का, लेकिन जो स्टॉक में पड़ा हुआ है 400, इसकी बात हो रही है। ये 400 किलो जो स्टॉक में पड़ा हुआ है ये अब चूंकि हमारे काम का नहीं है तो इसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी इसकी कुर्बानी। और इसकी क्या कुर्बानी है कि अगर ये जॉब ना होती तो हम इसको डिस्पोज कर देते, कितने का 12। ये मटेरियल बाय है। चार सौ खरीदना पड़ा है, हाँ 400 जो है ये स्टॉक में पड़ा हुआ है। हाँ ये 400 किलो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ये उस डिस्कशन में आ जाएगा कि रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है कुर्बानी, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 है जी। मटेरियल वाई वाई स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है 400, ये हमारे रेगुलर यूज का नहीं है। तो अगर ये जॉब ना होती तो इस 400 का क्या करना था। अब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर जॉब हो तो क्या है, अगर ये जॉब हो तो इतना और खरीद के लाएंगे और ये नहीं बेच सकेंगे तो इतनी कॉस्ट है। अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन किस बात की हो रही है कि अगर ये जॉब कर लें तो अगर ये जॉब कर लें तो इसकी वजह से क्या होगा, इतना और खरीदेंगे, इतना खर्च होगा, इतना इनफ्लो होना था नहीं हो सकेगा, तो वो भी एक रेलेवेंट कॉस्ट है। अभी तो बेकार है, लेकिन अगर जॉब करें तो ये उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। मटेरियल वाई मटेरियल जी ये भी हमारे रेगुलर यूज का नहीं है, लेकिन हमने इसका एक हल सोचा हुआ है कि इससे मटेरियल बी बना सकते हैं, और मटेरियल बी बना लें तो मटेरियल बी के फायदे पैसे बच जाने थे। तो ये सारी डिस्कशन तो उसकी है जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। चाहिए कितना 500, स्टॉक में कितना है, तो 200 तो 12 लाना ही पड़ेगा, 200 तो लाना ही पड़ेगा। तो वो जो 200 लाएंगे वो कितने का मिलेगा
8,000। 8,000। अब तो बात रह गई कि वो जो 300 स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका क्या करना है। अब ये जो 300 पड़ा हुआ है स्टॉक में, इसके सोचे थे दो हल, लिखा एक ही है लेकिन ऊपर टेबल में फिगर से एक और हल अंडरस्टूड है। हम इसको बेच भी सकते थे। अगर बेचते तो कितने का बिकता, तो 300 इंटू 20, इससे मिलना था हमें 6,000। और एक हल ये था कि हम इसको कन्वर्ट करवा लें। 300 किलो जी से कितने बी बना लेने हैं, 600 बल्कि ये 300 किलो से, मैं वर्किंग ये बता रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं। इस 300 किलो से कितने बी बना लेने हैं, 600। ये कैसे लिखा हुआ है कि 1 जी से 2 बी बन जाने, तो इतने बी बना लेने थे और एक बी कितने का मिलता है, इतने पैसे बचा लेने थे। लेकिन हमें इन 300 किलो से बी बनाने में इतना खर्चा भी लगेगा। ये आखिरी लाइन की अंग्रेजी का ये मतलब है। बी 600 बना लेते, 13 रुपए का एक बी ना खरीदना पड़ता, इतना पैसा बचता, लेकिन इतना कन्वर्जन पे खर्च होता। तो इस रास्ते से चलते तो कुर्बानी हम कहेंगे इसको। तो इन 300 किलो की रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 7,500। ये मैंने 300 से क्यों किया है, क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 बी आफ्टर इनकरिंग कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ₹1। मतलब जी पे 1 रुपया लगाएंगे ना, तो जी के तो 300 है, तो जी पे 1 रुपया लगाने के बाद 2 बी बन जाएंगे। बाकी तो फिर प्रैक्टिस में और आते ही रहेंगे आगे। मटेरियल में ये इतना ही था, बाकी फिर और सवालों में चलेगी प्रैक्टिस। ये लेबर, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल के आगे और सवालों में चलेगी प्रैक्टिस। अभी फिलहाल समझाने के लिए इतना काफी है। हाँ, एक चीज रह गई, सवाल में ऐसा होगा, प्रैक्टिकली ऐसा होगा, बहुत कम चांस है, लेकिन क्या पता सवाल में हो जाए ऐसा, इसलिए चीज बताने लगा। इस 12 रुपए को हम रेलिवेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 400 किलो जो वाई पड़ा हुआ है, इसको हमने इतने का बेच देना था। अगर इस जॉब पे यूज कर लिया तो वो जो बेच के इनफ्लो होना था वो नहीं होगा, इसलिए हम उसको एक रेलिवेंट कॉस्ट ले रहे हैं। यानी 4800 इन हो जाना था, वो हमें कुर्बानी देनी पड़ रही है, इसलिए हम इसको एक रेलिवेंट कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है, कुर्बानी देनी पड़ रही है। अगर ये हमने जहां बेचना था वहां हमने ये 12 का बेच लेना था, कोई और मार्केट है, लेकिन हम इसको कहीं से खरीद के लाएंगे तो हो सकता है हम 11 का खरीद के ला सकते हो। मटीरियल वाई जो हमें चाहिए 400 किलो पड़ा हुआ है, अच्छा ऐसा होने का चांस कम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वाई हमें चाहिए 400 किलो पड़ा हुआ है, 12 को हमने यहां रेलिवेंट कॉस्ट क्यों लिया, क्योंकि हमने इसको 12 का बेच देना था। इस जॉब की वजह से नहीं बेचेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो कुर्बानी हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये 400 हम कहीं से खरीद के लाए और 11 का हम ला सकते हो तो फिर इस कुर्बानी की जरूरत है। दोबारा सुने, खाने टेबल पे एक खाने की चीज पड़ी है, अब एक जो है वो बच्चे ने वो चीज खा ली, तो और भी है घर में, वो फ्रिज में रखी हुई है, तो मां भूखी रह ले कुर्बानी दे दे, है नहीं ले और खा ले, कुर्बानी की तब जरूरत है। अगर और नहीं है तो हमें 400 किलो 12 रुपए का बेच के पैसे मिलने थे, हम वो 400 किलो वहां ना बेचें, जॉब पे इस्तेमाल कर लें कुर्बानी। लेकिन अगर मार्केट से 11 रुपए का मिल रहा है तो क्या वो 11 का दफा करें और ये 12 की कुर्बानी दे दें, फिर वो जो बिकना था उसको बेचें, 11 का ले आए, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी 11। ये मैंने पहले पेज के आखिर में सबसे बात लिखी हुई है। हो सकता है, इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि खरीदते किसी और इलाके से हैं, बेचते किसी और इलाके से हैं। जाहिर है दुकानदार अगर आपको बेच रहा है और वो उसी इलाके में खरीद भी रहा है तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएगा, तो इसलिए इतना भी इंपॉसिबल नहीं है। पहले पेज के सबसे आखिर में मैंने यही बात लिखी हुई है कि जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलिवेंट लेने लगे तो बस एहतियातन ये देख लेना कि नया कितने का मिल रहा है। अगर नया सस्ता मिल रहा है तो फिर सस्ता वाला ले लेंगे, होता नहीं है ऐसा लेकिन हो सकता है। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेलिवेंट लेने लगे तो एहतियातन देख लें कि नया कितने का मिल रहा है। तो अगर नया सस्ता मिल रहा हो तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है रेलिवेंट। क्या हो गया, हो जाए, अच्छा हो जाए फिर है
हाँ तो इस शेर में शायद कहना क्या चाह रहा है मैं चले कोई बल्कि चले बस ठीक है बस, क्योंकि वो लेबर की लंबी बात है तो ये बस लेबर कल कराऊंगा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।